दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान बाय अनुराग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे विज्ञान की बेहतरीन गतिविधियां, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे और कंपटीशन से जुड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान बाय अनुराग में। आज की कड़ी में हम देखने जा रहे हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के 7 फरवरी 2026 को द्वितीय पाली में आयोजित प्राथमिक स्तर के प्रश्न पत्र के पार्ट 3 पर्यावरण अध्ययन को देखते हैं। इस पार्ट में क्या क्या कहा गया है। इस पार्ट में कहा गया है कि नेफेंथिस या घटपर्णी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुँह पर पत्ते का ढक्कन होता है। बी कहा गया है, इस पौधे में एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलीय रेगिस्तानों में पाया जाने वाला बहुत समान पौधा है। डी दिया गया है, यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसा और खा सकता है। जैसे ही ये जीव पौधे के मुंह के पार पहुंचते हैं, वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो देखते हैं इसमें कहा गया। तो इसको पहले जानने के पहले हम समझने होगा हमें कि पोषण क्या होता है। तो पोषण जीवधारियों में अपनी वृद्धि प्रजनन और दैनिक गतिविधियां आदि को संचालित करने के लिए जो संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है उसे हम पोषण के तौर पर जानते हैं। समस्त जीवधारी, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उनमें पोषण का स्तर दो प्रकार का पाया जाता है। एक पाया जाता है स्वपोषण, दूसरा पाया जाता है विषम पोषण। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। मतलब हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, दो प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो पौधे समानता स्वपोषी होते हैं, चूंकि उत्पादक होते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो देखते हैं हम पौधे क्या करते हैं। पौधे अमूलतः क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादक कहते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन बनाते हैं। इसके लिए अमूमन इन्हें क्या चाहिए होता है, पौधों को जो है बृहत तत्व, सूक्ष्म तत्व और मुख्य तत्व चाहिए होता है। मुख्य तत्व में क्या इस्तेमाल करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 6 अणु, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 और 6 अणु ऑक्सीजन गैस विमुक्त करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं और अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। यही बाद में जो ग्लूकोज है, यही कन्वर्ट होके शर्करा बना लेता है C12H22 और O11 का फॉर्मेट में, जो कि क्या कहलाता है, शर्करा कहलाता है, जो कहीं ना कहीं तने, जड़ या फल के रूप में संचित होता है। अब हम देखते हैं कि पौधों में, जिसके बारे में पौधे कहे जाए, तो पौधों में जो पोषण है वो और कितना पाया जाता है। स्वपोषण जो होता है, स्वपोषण के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे एक पाया जाता है परजीवता। परजीवता मतलब दूसरों पर डिपेंड होना। जैसे आपने देखा होगा केसकटा यानी अमरवेल को देखा होगा आप लोगों ने। ऐसे ही देखे होंगे कुछ पौधे, देखे होंगे कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, यानी पार्श्विक दिखाते हैं वो, यानी स्वपोषी के साथ साथ वो अपने विशेष पोषण को प्राप्त करने के लिए
अपना करते। तो यहीं वही बात इस वाले प्रश्न में वही बात पूछी जा रही है कि हम क्या कीटभक्षी पौधों के बारे में कितना समझते हैं और उनमें पोषण क्या होता है, इसकी समझ हमें है या नहीं है, यही पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं हमसे। इसमें पूछा गया है कि सहजीवी, इसके कीटभक्षी के बारे में देखेंगे तो कीटभक्षी में क्या होता है हमारा, बीनस फ्लाई ट्रैप होता है, और क्या होता है हमारा, पिचर प्लांट होता है, घटपर्णी इसको कहा जाता है। ये क्यों, इनमें कैसे पाया जाता है भोजन। इसके अलावा पौधे मृतोपजीवी भी होते हैं, जैसे कावक, सड़े गले जीव जंतु और पदार्थों या अवशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आर्किड में भी इसी प्रकार का भोजन पाया जाता है। सहजीवता भी पाई जाती है पौधों में, पोषण का प्रकार है एक, लाइकेन आदि में। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप की जो बात कही जा रही है, या पिचर प्लांट की बात हम कर रहे हैं, इट घटपर्णी की बात, नेफेथिस की बात कर रहे हैं हम। नेफेथिस में यही कहा गया है कि इनमें से क्या क्या विशेषता होती। तो देखिए इस पौधे के बारे में देखते हैं हम, इसमें क्या क्या विशेषता होती। इसका पौधा जो होता है वो घटनुमा होता है, घड़े की नुमा आकृति होती है इसमें, कुछ इस प्रकार का होता है ये। इसकी एक इसमें पत्ती होती है विशेष प्रकार की, और उसमें विशेष चमक होती है, और ये गंध भी छोड़ता है, एक स्मेल का श्रावण करता है, जिससे कीट पतंगे आकर्षित होते हैं और इसके पास यहाँ आते हैं और यहाँ चिकनी सतह से स्प्लेश होके ये इसमें गिर जाते हैं, जहाँ पे एक चिपचिपा द्रव भरा होता है, और इस चिपचिपे पदार्थ में वो गिर जाते हैं, जहाँ पे इसका भक्षण कर लिया जाता है। और पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की कमी होती है पौधे को, वो इन जीव जंतुओं से प्राप्त कर लेता है वो, है ना। तो ये जो पौधा है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ये आदि देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है ना। साउथ ईस्ट एशिया में भी देखेंगे तो, भारत के अंदर देखेंगे तो, भारत के अंदर ये जो है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है, जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन या फास्फेट, नाइट्रेट और की कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये कहीं ना कहीं जीवों का भक्षण करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न की तरफ हम, प्रश्न में क्या क्या सही कहा गया, क्या गलत कहा गया है। तो इसमें पहली बात तो कहीं ना कहीं सही है कि पौधे घड़े जैसी आकृति होती है और मूल पत्ते का ढक्कन होता है, सही बात है। एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है, ये बात भी सही है। यह लद्दाख, रूस, शीत मरुस्थलों, रेगिस्तान में पाया जाता है, ये बात सही नहीं है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है ना, पोषण के लिए। और यह पौधा छोटे मोटे कीड़े पकड़ो चूहों तक को फंसाकर खा सकता है, सही बात है। यानी हम देखेंगे तो हमारे इस ऑप्शन में ऑप्शन ए, बी और डी कहीं ना कहीं सही है, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन 3 में दिया गया है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 62 में कहा गया है कि हमको बताना है कश्मीर और श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, नहीं है। तो देखते हैं कौन से कथन सही है और कौन से कथन सही नहीं है। इसमें कहा गया कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकलती हैं, इन्हें डब कहते हैं, ये बात सही है। डल झील पर हाउस बोट, डल झील आप जाएंगे या गए होंगे घूमने के लिए, तो वहाँ श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है, हाउस बोट होते हैं। इन्हीं हाउस बोट को, तीसरा बात करें, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोगा में रहते हैं। डोगा, इसी हाउस बोट को क्या कहा जाता है, इसे डोगा को ही क्या कहा जाता है, हाउस बोट कहा जाता है। इसी डोगा को क्या कहा जाता है, हाउस बोट कहा जाता है, या फ्लोटिंग हाउस भी होता है, तैरते हुए घर। ये पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बल्कि झील या जलाशय में होते हैं। पुराने घर ईंट और पत्ती के बने होते हैं। इनमें से सही नहीं बताना है, तो सही नहीं यही हो जाएगा तीसरा हमारा, है ना। जबकि पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते हैं, और चूना पत्थर से, मोटार से भी बने होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं 62वें प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन 3 सही है। डोंगा हाउस बोट होती, ना कि पहाड़ी क्षेत्रों में बना हुआ क्षेत्र कोई घर, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 63 की तरफ।
पृष्ठ क्रमांक 63 ये कह रहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में, यानी कहीं न कहीं जो हमें प्राथमिक स्तर पे हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन थीमों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ये परिवार थीम के अंतर्गत आता है ना? परिवार थीम के अंतर्गत हम देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि विभिन्न जो जीव जंतु हैं, उनके परिवार प्रणाली कैसी होती है, उसकी समझ के इर्द-गिर्द ये प्रश्न घूम रहा है। तो देख रहा है कि इसमें एक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है, बिल्कुल सही बात है। द क्यून वीज होती है, जो आकार में सबसे बड़ी होती है ना? और इसका काम क्या होता है, ये अंडे देती है। इसका सिर्फ काम होता है अंडे देना, है ना? ये बात सही है कहीं ना कहीं। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती है, छत्ते का निर्माण करती हैं। छत्ते में नर मक्खी होती हैं कुछ, जो लगभग 100 काउंट में होती हैं, 100 या 1000 पाई जा सकती हैं एक कॉलोनी में, मधुमक्खी कॉलोनी में। और इनका ये काम नहीं होता, ये छत्ते निर्माण का काम नहीं करते हैं। ये बात कहीं ना कहीं जो है छत्ते निर्माण का काम कहेगा, ये बात गलत है। इनका काम होता है सिर्फ मेटिंग का। ये जो नर मक्खियाँ होती हैं, ये मादा मक्खी के साथ सहवास क्रिया करती हैं, जिससे अंडे उत्पन्न होते हैं और अंडों को फिर छत्तों में रखा जाता है। और उनके लिए क्या होती हैं, इनको जो ये जो नर मक्खी हैं, इनको हम बोलते हैं ड्रोन बोलते हैं, द ड्रोन बीज, है ना? और तीसरी प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, और तीसरी प्रकार की जो मक्खियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं वर्कर बीज। ये जो वर्कर बीज होती है, वो मादा मक्खी होती है, जो अंडा तो नहीं दे सकती है, लेकिन जो रानी, उनकी रानी अंडा दे रही है, उस अंडा से जो बच्चे पैदा होंगे, उनके पोषण के लिए वो कहीं न कहीं फूलों का रस एकत्रित करती है, नेक्टर और हनी को, और छत्ते में जमा करती है। जबकि जो ड्रोन बीज हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ मीटिंग का काम करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सर्दियों में, विंटर का सीज़न जब आता है, तो विंटर के सीज़न में जब भोजन की कमी हो जाती है, आसपास फूल पौधे नहीं होते हैं, तो पर्याप्त भोजन नहीं होता है, उस कंडीशन में ये जो मादा मक्खियाँ हैं, वर्कर मक्खियाँ, इस ड्रोन मक्खी को छत्ते से बाहर भी कर देती हैं। वर्कर मक्खियाँ कहीं न कहीं छत्ते की रक्षा करने का काम और सारे मरम्मत का काम, निर्माण का काम आदि आदि करती हैं। ड्रोन मक्खी का काम सिर्फ ये होता है, ये कोई काम में काम नहीं करती, ये राना मक्खी के साथ मीटिंग करती है और अंडे देने का काम करती है। और वो छत्ता जब तक रहता है, जब तक कि उनमें से एक बेहतरीन मक्खी पैदा नहीं हो जाती है। अब कोई दूसरी मादा मक्खी जो होगी, या अंडे से कोई नया मक्खी जब निकलेगी, और उसका जो स्वास्थ्य है, वो रानी मक्खी से ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो क्या करेगी, इन दोनों में फाइट होगी। किसमें? उस वाली में और इसमें। यदि रानी मक्खी उसको हरा देती, तो इसको फिर बाहर कर दिया जाता है, और अब अंडे सेने का काम फिर वो नई मक्खी करती है, और यह प्रक्रिया फिर चलती रहती है। तो देखते हैं इस प्रश्न में कौन सा हमारा प्रश्न सही है ना? यानी कि सी ऑप्शन गलत है, तो देखते हैं सी यहाँ पे है, सी नहीं, बी ऑप्शन हमारा गलत है, सॉरी, सी सही है हमारा, बी गलत है। तो बी गलत है, यानी ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए हमारे, ऑप्शन ए और डी। तो इसमें तीनों बात सही है, तो ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट जो हो गया वो ए, सी और डी हो जाता है हमारा। अब हम देखते हैं अगले परिवार थीम पर, पृष्ठ क्रमांक 64। पृष्ठ क्रमांक 64 में कहा गया है कि हाथियों के झुंड में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। हाथी झुंड में रहते हैं, बिल्कुल सही बात, हाथी फैमिली में रहते हैं, है ना? सामाजिक प्राणी होता है हाथी, इसे हम विरासत पशु की श्रेणी में रखते हैं। और इसमें 20-25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। भाई एक फैमिली में 20-25 तो नहीं, 10 से 12 या 10 से 15 हथनियाँ होती हैं, और उनके बच्चे होते हैं, है ना? 20 और 25, ये बात कहीं ना कहीं गलत है। और उनके बच्चे, जिनको हम यंग केप्स कहते हैं, इन हाथियों के बच्चे होते हैं। ये बात कहीं ना कहीं गलत हो जा रही है, ये सही है। नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, ये बात भी सही है। वैसे हाथी का जो लाइफ स्पैन है, आयु, जीवन काल, है ना,
जीवन काल जो आयु है वो लोगों का 60 से 70 या 80 वर्ष तक भी जाती है। खासकर एशियाई जो हाथी होते हैं वो 80 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और इसमें जो चौथी बात कही गई है, सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती, ये बात भी सही है। जो हर्ड होता है, हाथियों का झुंड, उसकी जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही सभी फैसलों का सभी फैसले लेती है अपने समुदाय के, है ना। तो इसमें देखते हैं हम कौन सी बात हमारी सही होती है और कौन सी गलत होती है। यानी हमारा बी ऑप्शन तो गलत ही है, तो जिसमें बी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे हमारे ऑप्शन ये। इनमें से देखें तो तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं ए सी डी तीनों मैच कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 65। प्रश्न क्रमांक 65 में कहा गया है कि प्रायः 1000 वर्ष पूर्व अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में वृत्तांत लिखा। निम्नलिखित में कौन सा वृत्तांत अलबरूनी की किताब में लिपिबद्ध किए गए? भारत के लोग तालाब बनाने में। तो देखिए, यदि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हो तो अलबरूनी का जो इतिहास विवरण है वो भारत के विषय में, भारत ने उसने मुख्य तौर पे भारत की जो स्ट्रक्चर हैं, खास तौर पे तालाब और बावड़ियों, है ना, रिजर्वायर के बारे में, या जिनको हम स्टेप बेल्स कहते हैं, स्टेप बेल्स के बारे में जो है उसने बहुत कुछ तथ्यों को खोजा और प्रस्तुत किया। देखते हैं, ये बात सही है कहीं ना कहीं कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर थे, ये उसकी बातों में मिलता है। ठेला गाड़ी खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल, इस विषय में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। बावड़ियों में उतरने और चढ़ने के लिए अलग सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, ये बात भी सही है कहीं ना कहीं। झील और जोहड़ पानी इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते थे। ये प्राइमरी तौर पे नहीं देखा जाता था कि झील और जोहड़ पानी इकट्ठे के लिए रिजर्वेयर के लिए बनाए, पानी इकट्ठे करने के लिए जो है उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में अलबरूनी आया, यानी शुरुआती मध्यकाल में। तो देखते हैं इसमें कौन सा हमारा उत्तर सही होता है। इसमें देखेंगे तो ए और सी सीधा सीधा ऑप्शन तीसरा हमारा मैच कर रहा है, जो कि हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होता है ना। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 66। प्रश्न क्रमांक 66 हमें जंगल अधिकार कानून यानी जंगल के बारे में समझ के लिए पूछा गया है। जंगल अधिकार कानून यानी फॉरेस्ट राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में पूछा गया है। इसमें देखेंगे तो क्या होता है, ये जो है फॉरेस्ट एक्ट में ये बताया गया है कि जंगल के आदिवासी कौन होंगे, जंगल की जो विषय वस्तु है या जंगल के उत्पादन है उन पर किनका मुख्य तौर पर अधिकार होगा, है ना। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें जंगल अधिकार कानून में है। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सीधा सीधा उत्तर होता है 25 वर्ष कम से कम जो है वहाँ का कोई निवासी है, जो आदिवासी है, ट्राइबल समुदाय से आता है, उस पर जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पे हक मिलता है ना, अधिकार मिल जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 67 में कहा गया है कि कथन कहा गया है कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया में बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। सही बात है। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़, बकरी। सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता, इंसानों ने। लेकिन डोमेस्टिकेशन का क्रम आगे बढ़ा तो मनुष्य ने जो डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया में, यानी कि पशुपालन की प्रक्रिया में, भेड़ और बकरियां भी पालतू बनाई कहीं ना कहीं, जिनका उत्पाद वो मांस के लिए और उनसे प्राप्त भोजन यानी दूध आदि के लिए किया करता था। यानी दोनों बात कहीं ना कहीं सत्य हैं। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो दिए गए कथन में दोनों बात सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं सही हो जाता है। लेकिन
एक मिनट, इसमें कहीं ना कहीं क्या सबसे पर व्याख्या, पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पा रहा है यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, डी यानी चौथा ऑप्शन नहीं होगा सही। या इसको मान सकते हैं ए और 4 में कन्फ्यूजन है, दोनों भी उत्तर लिए जा सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें कथन के तौर पे, तो कथन की ये स्पष्ट व्याख्या तो नहीं कर पा रहा है। तो मैं जो जाऊंगा वो उत्तर ए के साथ ही जाऊंगा, है ना। अब प्रश्न क्रमांक देखते हैं 68। 68 में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एनिमल्स वाज नॉट रियर्ड बाय द हड़प्पन्स। मतलब इनमें से कौन सा पशु जो हड़प्पन द्वारा नहीं पाला जाता था। तो भैंस का पालन का साक्ष्य मिला है, बकरी का मिला है, भेड़ का मिला, लेकिन घोड़े के पालन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि यदि हम देखेंगे तो सुरकोतदा, सुरकोटदा जगह है, लोथल एक जगह है, और मोहनजोदड़ो है। सुरकोतदा से कुछ हड्डी मिली है जगपति जोशी द्वारा, इस स्थल की खुदाई की गई थी जिसमें हड्डी मिली है जो मानी जाती हैं कि वो प्रारंभिक घोड़े की हड्डी थी, लेकिन सिर्फ हड्डियां स्पष्ट नहीं हो पाई। जबकि लोथल से जो साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं वो माने जाते हैं कि वो यथेष्ट हड़प्पा काल के नहीं है, बल्कि उसके बाद की विकसित सभ्यताओं के हैं, है ना। तो सीधी बात है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो घोड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन द्वारा जो पशुपालन किया गया था उसमें घोड़ा नहीं पाला गया था, है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 69, जो कि हमें भारतीय राज्य और संघ और यूनियन टेरेटरी, यूनियन स्टेट और यूनियन टेरेटरी के बारे में, या उनका कभी निर्माण हुआ उसके बारे में जानकारी की बात करता है। तो देखते हैं कब कौन सा राज्य बना। तो हम देखेंगे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड। सही बात है, ये तीनों एमपी, एमपी नहीं बल्कि सीजी, है ना। सीजी, झारखंड और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो बना उत्तराखंड, बिहार से अलग होकर बना झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़। ये जो राज्य हैं ये कहीं ना कहीं सन 2001 के एक्ट द्वारा बनाए गए हैं। तो अभी 2026 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गत 25 वर्षों में तो नहीं आ रहे हैं, है ना। क्योंकि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तो पहले से था, मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज़ादी के समय अंग्रेज टाइम पीरियड में भी था। इस कारण से ये उत्तर हो जाता है हमारा गलत। जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो फरवरी 1987 में बना, जबकि सिक्किम जो है, सिक्किम जो है वो 1975 में बना, और जम्मू एंड कश्मीर अभी फिर से विभाजित हुआ 2024 में। गोवा देखेंगे हम तो गोवा जो हमको मिलता है वो 1987 में बना। तो इधर देखें तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तेलंगाना 2014 में बना। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में, है ना। फिर गुजरात और महाराष्ट्र 1 नवंबर 1960 में दो नए राज्य अलग अलग बने। ये संयुक्त एक तरह से जो महाराष्ट्र और गुजरात पहले सम्मिलित थे, फिर इनको अलग अलग किया गया, सेपरेट हुए। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और फिर महाराष्ट्रियन बोलने के लिए महाराष्ट्र बना। नागालैंड जो है 1963 में बना, दिसंबर 1963 में। तो हमारा उत्तर मिल गया है कहीं ना कहीं, वो हमारा ऑप्शन ए ही है सही, जहाँ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख, लद्दाख हमारी यूनियन, ये यूनियन टेरेटरी है।
जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हमारे यूनियन स्टेट हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और तेलंगाना की राजधानी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 70। इस प्रश्न में पूछा गया, आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम ज़रूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती है? तो वो भारोत्तोलन से संबंधित है। ये कहीं ना कहीं जो चैप्टर ये प्रश्न पूछा गया है, ये हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप अवधारणा को या हमारी सोच को तोड़ने के लिए। हम अमूमन ये सोचते हैं कि भारी काम, मेहनत भरे काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं भी, जो जेंडर होता है लिंग, है ना, ऐसा नहीं कि पुरुष ही कुछ काम कर पाए, महिलाएं भी उन कुछ कामों में बहुत सक्रिय होती हैं। तो ये किसी की स्थिति को, क्षमताओं को हमें उसकी लिंग के साथ नहीं संलग्न करना चाहिए, उसकी लैंगिक क्षमताओं को साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसमें महत्वपूर्ण गुण हैं, उसमें अपनी एक विविधता है और हमें उस विविधता की हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। देखते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे क्रिकेट में आप लोगों ने नाम सुना होगा मिताली राज, इन्हें वुमेन क्रिकेट का तेंदुलकर भी कहा जाता है। झूलन गोस्वामी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये भी एक अच्छी बॉलर है। कुश्ती के क्षेत्र में आपने एक दंगल मूवी देखी होगी। दंगल मूवी में आपको दिखे होंगे दिनेश फोगाट, विनेश फोगाट और गीता फोगाट। दो बहनों की कहानी दिखाई गई है और ये कहीं ना कहीं दोनों भारतीय रेसलर यानी कुश्ती का खेल खेलने वाली हमारी भारतीय महिलाएं हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 71 के साथ। प्रश्न क्रमांक 71 हमारा कहता है कि मधुबनी पेंटिंग और उसकी उत्पत्ति क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बिहार में मिथिला क्षेत्र में ब्रश और नीले रंग का प्रयोग करके ये पेंटिंग जमीन पर बनाई जाती है। नीले रंग का इस्तेमाल और ब्रश का इस्तेमाल तो नहीं मिलता है। पेंटिंग मुख्य रूप से मुगल कला एवं संस्कृति से प्रभावित है, ये बात भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई है, जहाँ ये पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये तीसरी बात पूरी तरह से सही है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है तीसरा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 72। 72 में कहा गया है कि घरों की सतह जमीन की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है ना। गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करने तथा कीड़ों को दूर रखता है। ये बात सत्य है, ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रही है कहीं ना कहीं। कैसे व्याख्या कर रही है? अमूमन हम देखते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र या देहात क्षेत्रों में आज भी गाय का गोबर को जो है हम बढ़िया से लिपाई पुताई करते हैं, है ना। और या हम चूल्हे की राख होती है उसको भी हम लिपाई पुताई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे कंसेप्ट यही होता है कि जो है ज़मीन है उस पे क्या होता है कि हमारे ठंडक भी मिलती है कहीं ना कहीं। जो गर्माहट सर्दी गर्मियों के समय में हमें ठंडा रखने का काम करता है। जब दीवारों पे हम इसको पोत देते हैं गोबर का लेपन को, तो ये अंदर नियंत्रण करने का काम करता है। और साथ ही इसमें जो विशेष गाय या जो हमारे पशु होते हैं उनके गोबर में मीथेन पाया जाता है। तो वो मीथेन कहीं ना कहीं जो है कीड़ों को और उसको जो दूर करने, उससे गंध से कीड़े मकोड़े दूर होने का कोशिश करते हैं। राख हमारे एल्काइल नेचर की होती है, तो उससे भी ये कहीं ना कहीं फंगस कवक आदि लगना हमारे घर में दूर हो जाते हैं। सीलन की क्षमता कम, सीलन वगैरह नहीं आती है। तो ये बात सत्य है और ए और दोनों की सही व्याख्या करता है ऑप्शन 4। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 73 के साथ। प्रश्न क्रमांक 73 कहता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में 14 घंटे का समय लेती तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? तो देखते हैं
औसत चाल क्या होती है? औसत चाल बराबर हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी दी गई है हमको? 756 किलोमीटर। और समय कितना दिया गया? 14 घंटे। ये घंटे में दिया गया, जबकि हमारे प्रश्न के उत्तर किस में आ रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम 5/18 से गुणा करते हैं और इसको याद रखना है बिल्कुल। यदि आपको किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 का गुणा करना है। और याद कैसे रखना है? किलोमीटर में होता है ज़्यादा, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 का गुणा करना है। ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या और कम के लिए कम संख्या गुणा करेंगे। 18 से काटेंगे, 18 कम 18, 18 चुके 72, यानी 72 हो जाएगा। तो 3 बचेगा और ये 6 मिला के 36 होगा। 18 दूनी 36। और फिर ये 14 से काट देगा, 14 त्रिया 42, और 3 और 5 कहीं ना कहीं मिलके क्या बनाएंगे? 15 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हम देखेंगे तो हमारी औसत चाल वो रही होगी, वो कितनी रही होगी ट्रेन की? 15 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 74। प्रश्न क्रमांक 74 हमारा क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 74 हमें कह रहा है कि लेह और लद्दाख के घरों में पाए जाने वाली विशेषताओं के बारे में है ये। कहीं ना कहीं क्या क्या होता है लेह और लद्दाख? तो लेह और लद्दाख कहाँ है? कहीं ना कहीं ये भारत के उत्तरी भाग में मौजूद क्षेत्र हैं जहाँ बहुत बर्फबारी होती है। तो देखते हैं इनमें क्या क्या होता है। पहला बात कहा गया है कि लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें, सर्दी से बचाव के लिए लकड़ी की छत और समतल छतें होती हैं। सही बात है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए होती है। बिल्कुल, इस घर में जो होता है निचले एरिया बनाया जाता है खड़ा करके, बेस लाइन में जानवरों को रखते हैं, है ना। ग्राउंड फ्लोर से मान लो आप एक तरह से, जैसे हम लोग का ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं ना, कार पार्किंग करते हैं, इसी तरह से समझो ये होता है कार पार्किंग। उसी तरह से जो निचली ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें क्या करते हैं? जानवरों को रखा जाता है और सामान, ज़रूरी सामान को रख देते हैं। उसके बाद फ्रेश डालते हैं, फिर लकड़ी का फर्श बनाता है। इस प्रकार से होता है। ढालू छत व जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर घर बने होते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। ढालू छत और जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभे पर घर नहीं बने होते हैं। ये बात भी सही है कि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होती है। ये दीवार क्या करती हैं? पत्थर और गारा मोटी दीवार बनी होती हैं, ये कहीं ना कहीं अवरोधक की तरह काम करती हैं। यानी घरों को अंदर से गर्म बना, सर्दियों के समय में गर्म बनाने का काम करती हैं। यानी शीत लहरें और ठंडक अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो ए, बी और डी हमारा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं ए, बी और डी, तीसरा ऑप्शन हमारा मैच कर जाता है कहीं ना कहीं, ए, बी और डी। अब हम जाते हैं प्रश्न क्रमांक 75 के साथ। 75 में कहा गया है सेलेक्ट द फॉलोइंग अ स्टेट वेयर द मीनिंग ऑफ तुरंग इज जंगल। तो मेरी कुछ पिछले समय से कर्मभूमि छत्तीसगढ़ ही रही है, जहां मैंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों और को प्रशिक्षण करने का काम किया है, एफएलएन का काम किया है। तो वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ का जो भाषा होती है कुड़ुख भाषा है। ये कहीं ना कहीं आप लोग यदि एक पाठ भी दिया गया है, हमारे सिलेबस में एक पाठ भी दिया गया है, कक्षा शायद मुझे याद है चौथी या पांचवी क्लास में जो है हुज फॉरेस्ट करके एक चैप्टर है। हाँ, हुज फॉरेस्ट में सूर्यमणि की कविता है, कहानी है एक तरह से ना सूर्यमणि की। और कक्षा 5 में आप देखेंगे, क्लास 5 में एनसीईआरटी की बुक में हुज फॉरेस्ट, जंगल किसके, उसमें कहानी दी गई है। उस कहानी में ही बताया गया, वो कहानी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड के आसपास की एक जगह है उसका है ना।
और फॉरेस्ट ड्वेलर के बारे में बात करती है, आदिवासियों के जीवन के बारे में ये कहानी है। इसमें जो कुड़ुक भाषा की बात की जाती है, वो कुड़ुक भाषा है ना, कुड़ुक भाषा में तोरांग शब्द जो होता है उसका मतलब होता है जंगल। तो ये सीधी बात मिजोरम से नहीं जुड़ा है, असम से नहीं जुड़ा है और मेघालय से भी नहीं जुड़ा है, ये नॉर्थ ईस्ट से नहीं जुड़ा है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ से सटे हुए राज्य और बिहार से अलग हुआ 2001-2000 में बना राज्य झारखंड की बात को करता है ये। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 76 76वां। प्रश्न क्रमांक 76। अब हमारे यहाँ से प्रश्न लगभग जो है पर्यावरण शिक्षण से जुड़े हुए हैं, यानी पेडागॉगी से जुड़े हुए हैं। अभी तक जो हमारे प्रश्न थे वो पर्यावरण अध्ययन, सोशल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से जुड़े हुए थे। वहाँ हम पूछ रहे थे कि हमसे कहीं ना कहीं पूछा जा रहा था कि हमको क्या पर्यावरण से विषय वस्तु जो है उसकी क्या समझ है। अब हमको यहाँ पे प्रश्न जो लगभग पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि हमको पर्यावरण अध्ययन या बतौर एक पर्यावरण शिक्षक के तौर पे हमें किस प्रकार अध्ययन या हमारे अंदर विषय की क्या समझ है, शिक्षण की क्या समझ है, यानी पेडागोगिकल अप्रोचेस के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होंगे ये। और इसमें कहीं ना कहीं पेडागोगिकल साइकोलॉजी भी जुड़ा होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी भी जुड़ा होगा। देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान होना आवश्यक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाएं, ये महत्वपूर्ण तो है, ट्रू बात है ये। पर्यावरण अध्ययन के तत्व और सिद्धांत, ये भी ट्रू है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और पाठचर्या, कैरिकुलम है ना, ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है। बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं, लेकिन सारे ट्रू हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आप तथ्य, ज्ञान, सिद्धांत और कैसे पढ़ाएं इस बात से भी ज़्यादा, और पाठचर्या या अवधारणा क्या है, कंसेप्ट है, इस बात से ये ज़्यादा चीज़ हमें महत्वपूर्ण होती है कि वास्तव में जो बच्चे होते हैं वो जो है पर्यावरण का समझ कैसे बनाते हैं, यानी उनके लिए पर्यावरण कैसे समझ रहे हैं वो अपने आसपास से, है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये यदि हमको पता है कि बच्चे हमारे आसपास से कैसे समझ पा रहे हैं पर्यावरण को, उनके आसपास क्या पर्यावरण है, जैविक अजैविक घटक, और इस बात की हमको यदि समझ है कि बच्चे कैसे सीख पा रहे हैं। मान लो हम बच्चों को जल चक्र पढ़ाना चाह रहे हैं, हम पोषण पढ़ाना चाह रहे हैं, हम परिवार पढ़ाना चाह रहे हैं, हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, हम भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें ये पढ़ाने से पहले ये भी तो महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए कि अध्ययन कैसे सीखते हैं बच्चे, बच्चों की लर्निंग कैसे होती है ईवीएस की। यदि ये बात को हमें पता है तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये ऑप्शन ए ही इसका सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 77 हमसे क्या कह रहा है। हर्लिन आस्क्स हर टीचर व्हाई डू रोजेस हैव थ्रोन्स, what must be the pedagogy of an EVS teacher toward this curiosity। मतलब एक हरलीन है, हरलीन कोई विद्यार्थी है, वो अपने शिक्षक से पूछती है गुलाब में कांटे क्यों होते हैं। तो एक पर्यावरण शिक्षक का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होनी चाहिए, उसे बताएं कि सभी फूलों में कांटे होते हैं, तो ये तो केवल एक तथ्य हो गया, घटना, सामान्य जानकारी हो गई। जबकि पर्यावरण शिक्षक सामान्य जानकारी तो नहीं है, उसे खोजने के लिए कहें और किन पौधों में कांटे होते हैं। देखते हैं इस बात को, यहाँ अवलोकन और खोज की बात हो रही है, खोजी प्रवृत्ति की बात हो रही है कहीं ना कहीं। अगला बात हमसे क्या, उसे जानवर जो कांटे लगे हैं और बगैर कांटे लगे, उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उनका प्रेक्षण लेने को कहें। यानी उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा जा रहा है, प्रयोग में शामिल करने की बात कही जा रही है। उसे बताएं कि गुलाब में कांटे उसे जानवर से बचाने के लिए होते, ये तो सीधा कारण और करण कारण हमने दे दिया। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट दे दिया हमने कि भैया किस लिए होता है कि पौधे में इसलिए होते हैं कांटे के जानवर उसको ना खा पाए। तो ये बात सही है, लेकिन पर्यावरण शिक्षक के तौर पे ये बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है पर्यावरण शिक्षक के तौर पे कि कहीं ना कहीं हमको जो पर्यावरण शिक्षण होना चाहिए वो हमारा कैसा एक्सप्लोरिंग नेचर का होता है,
बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए दी जाती हैं, ताकि वो पर्यावरण से जुड़ के समझ सकें कि कौन सी चीज़ होती हैं, कौन सी चीज़ नहीं होती हैं। तो ये तथ्य की जानकारी तो कहीं न कहीं उतनी सटीक नहीं है ना? तो अभी ये देखेंगे तो उसे जानवरों को दूसरी बात उसे खोजने के लिए कहें कि किन पौधों में काँटे होते हैं, तो ये बात सिर्फ़ काँटों तक सीमित हो जा रही है। जबकि वो उसकी जिज्ञासा तो ये है कि है ना? तो अब हम देखते हैं, उसे जानवर जो काँटे लगे हैं और बगैर काँटे लगे पौधे को चबाते हैं, उनका परीक्षण लेने को कहें। इसमें दोनों बात कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है, बी और सी, है ना? बी और सी उसे खोजने के लिए कहें कि किन पौधों में काँटे होते हैं और किन पौधों में काँटे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ हम उस बात घटना का भी देखेंगे कि किन पौधों को जानवर खा रहे हैं और किन पौधों को जानवर नहीं खा रहे हैं। काँटे लगे खाते हैं ज़्यादा कि बगैर काँटे लगे खाते हैं। तो इसमें खोजबीन और प्रयोग की बात हो रही है कहीं न कहीं। तो ये तीसरी ऑप्शन के साथ मैं जाऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा सटीक है ना? अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 78। प्रश्न क्रमांक 78 में भी कहीं न कहीं कक्षा 4 की ईसा ने शिक्षक से पूछा, गाय अंडे क्यों नहीं देती है? गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईसा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? तो मेरी तो इसमें प्रक्रिया होगी, कक्षा 4 में शायद एक पाठ है जहाँ पे बेबी पोरस और ओबी पोरस एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट अवधारणा दी गई कि कौन से जो जंतु होते हैं या कौन से जीव जो है जो जानवर यानी बच्चे देते हैं और कौन से जीव बच्चे नहीं देते हैं, है ना? तो मोस्टली इसमें दो आपने देखे पढ़े होंगे, या आप नहीं पढ़े हैं तो अभी फिर से पढ़ सकते हैं। आप पुस्तक को देखेंगे, कक्षा चौथी की ईबीएस की पुस्तक, जहाँ पे आपको ये मिलेगा बेबी पोरस और ओबी पोरस, है ना? बीबी पोरस और ओबी पोरस। ओबी पोरस मतलब होते हैं अंडा देने वाले और बच्चे को देने वाले। तो इनके कुछ कैरेक्टराइटिस होते हैं, उस चैप्टर में दिए गए हैं। क्या कैरेक्टराइटिस होते हैं? जो जानवर बच्चे देते हैं उनमें कान होते हैं लगभग, है ना? जबकि जैसे कौन को होते हैं, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, तो इनके कान जो होते हैं और ये स्तनपायी होते भी हैं, तो ये अंडे देते, ये बच्चे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। जबकि जिनमें कान नहीं होते हैं, जैसे चिड़िया, तोता हो सकता है, कौवा हो सकता है ना? ये सब क्या होते हैं, अंडे देते हैं। मुर्गा है, मुर्गी है ना, मुर्गा मुर्गी, मोर है, ये कैसे अंडे देते हैं? क्यों? अब इनमें क्या होता है कि उनमें कण पल्लव नहीं होते हैं, कण पल्लव नहीं होते हैं। कण पल्लव इनमें होते हैं और कण पल्लव इनमें नहीं होते हैं। तो देखेंगे, उसे कहें कि जानवरों के कान दिखाई देते हैं, जिनके कान नहीं दिखाई देते उनका संबंध जोड़ें, जो जानवर को अंडे देते हैं और बच्चे नहीं देते हैं। मतलब ये बात कह रहा है कि जिन जानवरों में कान होते हैं और जिनमें कान नहीं होते हैं, जो अंडे देते और नहीं देते, उनमें संबंध जोड़ के देखे। वो जब संबंध जोड़ के देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भैया जो कण पल्लव होते हैं जिनमें, वो बच्चे जन्म देते हैं, जिनमें कण पल्लव नहीं होते वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। यही बात पहले कहीं ना कहीं सटीक हो जाती है ना? तो अभी हम अगले ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, है ना? अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 79। प्रश्न क्रमांक 79 में कहा गया है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? सबसे उपयुक्त क्या है? रेफरेंस या कॉन्टेक्सुअल स्टोरीज होनी चाहिए। सही बात है। फॉल्क स्टोरीज हो सकती हैं, या विद्यार्थी की अपनी लिखी हुई कहानियाँ हो सकती हैं। आदर्शों पर केंद्रित कहानियाँ, ये नैतिकता से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं नागरिक शास्त्र का भाग हो जाता है। हालांकि ये
पर्यावरण अध्ययन में ही होता है। लेकिन ये जो है मैं पर्यावरण, उसके जो भौतिक पर्यावरण की बात हम जब कर रहे हैं, तो भौतिक पर्यावरण के में जो है कहीं न कहीं वो उसकी कॉन्टेक्सुअल स्टोरीज़, फ़ोल्क स्टोरी, संस्कृति और उसकी बच्ची की लिखी हुई अपनी खुद के अनुभव, जो कहीं न कहीं कविता, कहानी के रूप में हो सकते हैं, उनको हमें ज़्यादा प्राथमिकता देनी होती है। जबकि आदर्श स्टोरीज़ ये हमें और अगली कक्षाओं में प्राथमिक स्तर के बाद जब हम जहाँ पहुँचते हैं, यानी उच्चतर माध्यमिक उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं में जब हम देखते हैं यूपीएस में, पीएस में यानी प्राइमरी स्कूलिंग में हम इन 3 चीज़ों पर ही फ़ोकस करते हैं, जबकि यूपीएस में हम इसको भी एडिट कर लेते हैं, या एडिट है भी लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि ये है ना? तो हम देखते हैं इसमें कौन-सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन कहीं न कहीं ए, बी, सी ही मैच हमारा कर जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 80 80 में कहा गया, शिक्षक ने विद्यार्थी से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें वो विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया। शिक्षक क्या करना चाहिए? मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि पूनम जो एक विद्यार्थी है, उसने क्या किया है कि धड़ किसी और जानवर का बना दिया, पूँछ किसी और जानवर की बना दी, है ना? और पैर किसी और जानवर के बना दिया। हो सकता है उसने घोड़े को पंख लगा दिया हो, है ना? यानी ब्लंडर्स, क्रिएचर्स बना दिए। तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लेंडर क्रिएचर्स कहीं न कहीं उसकी क्रिएटिविटी और हाइपोथेसिस और थिंकिंग ऑर्डर को दिखा रहा है। देखते हैं, पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डाँटे। डाँटे नेगेटिव वर्ड है, इससे भी पकड़ सकते हैं आप, गलत हो जाएगा कहीं न कहीं। पूनम से पूछे उसने विभिन्न जानवर के भाग क्यों बनाए हैं? हाँ, कारण पूछ सकते हैं। पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। अभी हमें डायरेक्ट उससे ऐसा कह देने से कहीं न कहीं उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं। उसके क्रिएचर्स, उसकी थिंकिंग, उसके आगे क्यूरियोसिटी को, उसके चिंतन को हम कहीं न कहीं कुंठित करने का काम करेंगे, तो ये बात भी हमारी कहीं न कहीं गलत हो जाती है ना? जबकि हम देखें पूनम से उस जानवर का नाम पूछे। अब पूनम से ना पूछे तो वो बताएगी उस जानवर का क्या नाम है, क्यों ऐसा बनाया उसने, कहीं न कहीं उसके रीज़न होंगे। तो कहीं न कहीं ये बी और डी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। लाइगर बना सकता है ना, लायन और टाइगर का मिला हुआ रूप। बच्चे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो हमें इसी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। ये कहीं न कहीं बच्चों के प्रकृति से और चिंतन से जुड़े चीज़ों में आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उन्हें मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। है ना? संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे की जो चौथी अवस्था है, उसमें कहीं न कहीं ये हम बच्चों में विकास होता है। और यही हमारी जो है साइकोलॉजिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है कि हमें बच्चों को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 81 के साथ। प्रश्न क्रमांक 81 कह रहा है कि अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखें, तो इनमें से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? यानी प्लांट डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। तो विद्यार्थियों से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहें जिन पत्तियों के पैटर्न हैं। अब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो घर की वस्तुएं कहीं न कहीं उतनी उपयुक्त नहीं समझ में आ रही हैं मुझे। यह देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पौधे और उनकी विशेषताओं पर लिखी कविता सुनाना। ये सहायक हो सकता है, लेकिन अभी विभिन्नता के बारे में तो नहीं हो सकता। ये पादप के बारे में जानकारी हो सकती है, तो अभी इसको भी हम होल्ड रखेंगे। विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर पौधों की पत्तियां मसलकर उन्हें सूंघने के लिए, ये गुणों संबंधी विश्लेषण के संबंधित अध्ययन हो जाएगा, है ना? वो अविविधता से आधारित संबंध तो नहीं है। तो इसमें कहीं न कहीं मोस्ट एप्रोप्रिएट जो मुझे लग रहा है, अब हम विद्यार्थियों से पौधों की पत्तियाँ इकट्ठे करने के लिए कहें, बिल्कुल सही बात। पत्तियों को इकट्ठी करें, यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर वो क्लासिफिकेशन करेंगे पत्तियों का, फिर पत्तियों को बताएँगे कि एकांतर क्रम की पत्तियाँ इसमें पौधे में पाई जाती हैं, या गोल प्रकार की पत्तियाँ हैं, ओवल टाइप की पत्तियाँ हैं, है ना? किस प्रकार की सख्त पत्तियाँ हैं, सॉफ्ट पत्तियाँ हैं, कई प्रकार से वर्गीकृत कर पाएँगे। और विभिन्न जानवरों को चित्र बनाने से क्रिएटिविटी भी आएगी उनके अंदर। उपयोग करके हम देख पाएँगे, और सिमेट्री की अवधारणा जो अभी नई बुक बनी है हमारी,
यानी प्रकृति के अंदर सममिति सिमेट्री को भी समझ पाएंगे कि प्रकृति में कैसे सिमेट्री समाहित है। तो हम देखेंगे इसके साथ ऑप्शन ए और डी हमारा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 82 के साथ। प्रश्न क्रमांक 82 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को सबसे व्याख्या है? स्थापित तत्व यानी स्टेबलाइज फैक्ट, तार्किक सूचना, अवलोकन, वैज्ञानिक शब्दावली, प्रयोग। तो भैया प्रयोग तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको बना दो, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये। इसके साथ ऑब्जर्वेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। तार्किक सूचना भी महत्वपूर्ण है, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी तो हम बाद में देखेंगे, अपर क्लासेस में देखते हैं, यूपीएस में देखेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। देखते हैं ऑप्शन ए और सी। पहले में तथ्य बात कही गई, ये बात गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी और ई वैज्ञानिक शब्दावली और प्रयोग की बात तो सही, वैज्ञानिक शब्दावली अकेली ओनली की बात करी है, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। बी और डी तार्किक सूचना और वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग मिसिंग है, तो ये भी गलत। अब बचा ऑप्शन कौन सा? तीसरा। इसमें सी यानी कि अवलोकन और ई यानी प्रयोग की, अवलोकन ऑब्जर्वेशन और प्रोसेस के बारे में बात कही गई है। तो हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ना कोई बहुत बड़ी चीज़ों की जानकारी है, केवल हम ये जानते हैं बच्चे केवल समझ विकसित करें और वो चीज़ों को अवलोकन करें, वो देखें चीज़ें एक दूसरे से कैसे संबंध रखती हैं, है ना, कैसे एक आसपास का जो मतलब जलाशय है, मान लो जलीय संरचनाएं हैं, वो कैसे वातावरण से संबंधित है, कैसे समाज से संबंधित है, वो केवल इन चीज़ों का अवलोकन करें और कुछ छोटे स्तर पे अपने हिसाब से जो अपना खोजी प्रयोग है वो कर सकता है वो, या उसकी खुद जो खोजबीन का काम कर रहा है वो कर सकता है ना। हमें ज़्यादा अन्वेषणात्मक नहीं करना है कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी और सिद्धांत बना रहे हैं, वो वाली बात नहीं करते हैं हम, थ्योरी सिद्धांत को यहाँ प्रमुखता नहीं देते हैं हम, जबकि हम क्या देते हैं प्राथमिक स्तर पे उसे संबंध स्थापित, उसकी संस्कृति को समझने की बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 83 में क्या कहा गया। प्रश्न क्रमांक 83 में कह रहा है कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करता है। हतोत्साहित करने की बात करता है? नहीं, है ना, गलत। NCF 2005 प्रत्येक विषय को 30 घेरे में बनाए रखने के लिए शार्प बाउंड्रीज नहीं करता, डिस्करेज नहीं करता है। डिस्करेज नेगेटिव वर्ड है, आप नेगेटिव वर्ड से भी देख सकते हैं, तो दोनों बात गलत हो जा रही है कहीं ना कहीं, इसमें कुछ खास नहीं था प्रश्न में, है ना। अब प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 84। इसमें कहा गया चीनू वांट्स टू नो हाउ डे एंड नाइट ऑक्योर, मतलब चीनू है वो जानना चाहती दिन और रात कैसे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी द बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू चीनू, मतलब अब चीनू है वो जान रही है, उस क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है मन में, चीनू कोई बच्चा है या बच्ची है, वो जानना चाहती है कि दिन और रात कैसे हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या आप करेंगे? चित्र के साथ व्याख्या करेंगे, पावर पॉइंट से प्रस्तुतिकरण देंगे, या कहानी द्वारा? तो इनमें सबसे अधिक आपको देख रहा है कि वर्किंग मॉडल आपके पास है, यानी पृथ्वी है ना, अर्थ है, फिर सन है, तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के किस हिस्से में वो रह रहा है, तो उसको समझा सकते हैं कि अब सूर्य का प्रकाश यहाँ गिर रहा है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, जब हम चारों ओर घूम रहे हैं तो घूमते घूमते जब हमारा हिस्सा हम यहाँ पे मान लो रह रहे हैं ना, साउथ ईस्ट में है, हम कहाँ पे हैं? साउथ ईस्ट में हैं ना, ये साउथ ईस्ट होगा लगभग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो साउथ ईस्ट ये होगा लगभग दुनिया के, हम यहाँ मान लो रह रहे हैं, तो किस स्थिति में हमारे पास दिन और रात हो रहे होंगे? जब हमारा पृथ्वी घूम के, हमारी पृथ्वी कैसे करती है, हमारी पृथ्वी दो तरह की गति करती है, घूर्णन करती है और एक परिक्रमण करती है ना, चक्रण और परिक्रमण, चक्रण और परिक्रमण करती है। तो हम देखते इससे सापेक्ष गति के कारण से हमें क्या होती है, दिन और रात और मौसम में दिन और रात होने का पता चलता है। जब पृथ्वी कि हम इससे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे में घूमती है, तो जब वो इधर घूम रही होगी तो ये हिस्सा जब दूसरे सूर्य की ओर से हट जाएगा तो क्या हो जाता है, वहाँ से सूर्य विलुप्त हो गया, तो वहाँ सूर्य नहीं मौजूद है, जबकि चंद्रमा वहाँ होगा, और चंद्रमा क्या करेगा, सूर्य की डायरेक्ट रेज को लेके रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो इस हिस्से में क्या होगी, नाइट हो जाएगी, रात होगी, जबकि इस हिस्से में क्या होगी, दिन होगा।
तो ये यदि वर्किंग मॉडल होगा तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे कैसे दिन और रात होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 85 के साथ। निम्नलिखित कथन एवं को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसंस्कृति स्वरूप को आदर करना चुनौतीपूर्ण है। अधिगम की कक्षा में लर्निंग क्लासेस की बात कर रहा है। क्लासरूम में तो शायद क्लासरूम की बात कर रहा है। कक्ष की बात होती है और क्लासरूम की बात होती है ना, दो बातें होती है। क्लासरूम मतलब सीधा क्लासरूम है, ये एरिया है। कक्ष मतलब हमें जो क्लास लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें कक्ष कहेंगे ना, कक्ष। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल करता है। हमें NEP 2020 भी इस बात को कह रही है कि हमें सभी डाइवर्स कल्चर्स, सोसाइटी को हमें रिस्पेक्ट करना है, उनको महत्व देना है, संस्कृति को महत्व देना है, कक्ष की प्रक्रिया में महत्व देना है। और प्राथमिक स्तर में तो बल्कि हम उनकी मातृभाषा में ही अधिगम कराने का कार्य करते हैं, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा में बहुसंस्कृति स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक कक्षा में कई संस्कृति के अलग अलग बच्चे होते हैं, है ना। तो एक संस्कृति के बच्चों की हम मान लो कॉन्टेक्स्ट कोई बात कर रहे हैं तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो स्वीकार ना हो, तो ये चुनौती भरा काम तो होता है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन एक अच्छा शिक्षक क्या होता है कि दोनों चीज़ों के साथ सामंजस्य बनाते हुए वो अपनी कक्ष की प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लेकर जाता है। तो दोनों बात कहीं ना कहीं सही है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 86 के साथ। प्रश्न क्रमांक 86 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि चर्चा बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। सही बात। चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है। सही बात है। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाए। चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। चर्चा इमोशनली बैलेंस्ड या इमोशनली अनबैलेंस्ड बच्चों सबके लिए इक्वल है। इसमें बात A, B और C तो एकदम करेक्ट है तो D भी सही, लेकिन A, B, C, D चारों ऑप्शन नहीं दिए गए हैं कहीं ना कहीं हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले ऑप्शन हमारा A, B, C दिया गया है जो कि सही है। वाइगोस्की इसी की बात करते हैं कि हमें शिक्षण और भाषा अधिगम में भाषा या हम संज्ञात्मक विकास जब बच्चे का हो रहा है तो उसमें समाज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज की प्राथमिक इकाई के तौर पे क्या होता है, उसका परिवार होता है, आस पड़ोस होता है ना। फिर उसकी तीसरी इकाई विद्यालय होते हैं। ये बालक है तो पहला परिवार है, फिर आस पड़ोस है, फिर चौथी लेयर में कहीं ना कहीं ये आस पड़ोस में कह सकते हैं उसका विद्यालय उसमें भाग लिया जाता है। तो बच्चे जरूरी नहीं, विद्यालय से तुलना में विद्यालय में तो उसका कुछ ही भाग होता है जहाँ उसकी औपचारिक शिक्षा संपन्न होती है। बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसके माँ बाप से, उसके परिवार में होती है, उसके आस पड़ोस में होती है, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यदि उसका पर्यावरण अच्छा है, उसके आसपास का सामाजिक स्थिति अच्छी है, तो ये कहीं ना कहीं उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बात सत्य है, चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम की मदद करती है ना। ये बात भी सही है। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। ये बात भी सही है ना। तो ABC हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 87। एक पर्यावरण अध्ययक अपनी कक्षा 2-3 के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है, उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल का शिक्षक बच्चों विकसित करना चाहता है। सीधी बात है, जब बच्चे जा रहे हैं तो पत्तियों की बात कर रहा है, पौधे के तने की बात कर रहा है, तो पौधे के फूल
और कई सारे भाग होते हैं ना पौधे में। पौधा होता है ना, पौधा या पेड़ होता है, उसमें कई सारे भाग होते हैं। हो सकता है उसमें पत्तियां हों, फूल हों, उसमें फल हो सकते हैं, जड़ हो सकती हैं। लेकिन हम उनकी किसकी बात कर रहे हैं, पत्तियों के लेने के लिए बात कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं हम उसमें अवलोकन का गुण विकसित करना चाहते हैं। किसका? बच्चे समझ पाएँ पत्तियाँ क्या हैं, किस प्रकार की पत्तियाँ हैं, अलग-अलग पत्तियों को करेगा। यानी अवलोकन और वर्गीकरण एक साथ कर पाएगा। वो अलग-अलग प्रकार के पौधे देखेगा, जहाँ से उसे अवलोकन भी होगा और उसका फिर वर्गीकरण कर पाएगा। है ना? ये ऑप्शन चौथा ही इसका सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 88। प्रश्न क्रमांक 88 कहीं न कहीं असेसमेंट की बात कर रहा है या टाइप ऑफ असेसमेंट की बात कर रहा है, किस प्रकार के असेसमेंट के टूल्स की बात कर रहा है। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी से मैच करना है। यानी कह रहा है पीयर असेसमेंट क्या होता है। पीयर असेसमेंट कहीं न कहीं एक आकलन की मेथड है या टेक्निक है। ठीक, नहीं ए के साथ 4, तो देखेंगे ए के साथ 4 यहाँ नहीं है, ये गलत है, यहाँ नहीं है, ये गलत है, यहाँ नहीं है, यानी हमारा सीधा उत्तर यही मैच कर जाता है। और बी के साथ फर्स्ट, यानी रूबिक आधार रेटिंग स्केल आकलन का एक उपकरण है। सीखने के रूप में मूल्यांकन, यानी हम देख रहे हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग, तो ये किस में मदद करता है, सेल्फ लर्निंग में मदद करता है। कागज पेंसिल परीक्षण, पेपर पेंसिल टेस्ट, ये समेटिव असेसमेंट का भाग होता है, ये कम्युनिटिव असेसमेंट का भाग होता है, CCE। ऐसे और नॉन ऐसे जो हम देखते हैं असेसमेंट की बात, वो सब समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 89 के साथ। प्रश्न क्रमांक 89 हमसे कहता है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल ट्रू है, 100% ये। बच्चे बहुत क्रियोसाइड होते हैं और प्रकृति में कहीं न कहीं वो गुण उनको अंदर भेजा है और वो कहीं न कहीं उनके अंदर वंशानुक्रम या जेनेटिक लक्षण के तौर पे आता है कि मनुष्य अन्य जीवों में विकसित इसी कारण से हो पाया कि उसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी होती है। क्रियोसिटी के साथ-साथ उसमें एक्टिवनेस होती है, जिस कारण से वो अन्य जीवों से कहीं न कहीं विकसित हो पाया है, बुद्धि उसकी विकसित हुई है। बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है, गलत बात है, नेगेटिव बात। निष्क्रिय नहीं होते, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, रिसिपेंट होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती भी है, नहीं भी होती। बच्चे, ऐसा नहीं कि शिक्षक ऑफिशियली होगा, कई बार बच्चे प्रकृति से भी आसपास से सीखते हैं। औपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षक की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षक बच्चों के लिए एक फैसिलिटेटर की तरह होता है और नई शिक्षा नीति ही इसी बात को समझाती है कि वो इंस्ट्रक्टर की जगह फैसिलिटेटर है, निर्देशक नहीं है बच्चों के लिए। वो केवल वो माहौल, वो चीज़ें उपलब्ध कराता है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए, सीखने के बेहतर माहौल दे पाए और सामग्री हो पाए। बच्चे इसके बाद खुद ही बेहतर करते हैं और खुद ही चीज़ें अपने जिज्ञासुपूर्ण और अपने एक्टिव पार्टिसिपेंस और लर्निंग की वजह से बार बार बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहते हैं। बच्चे समूह में बेहतर सीखते, बिल्कुल ये बात भी सही है कहीं ना कहीं। चिल्ड्रन लर्न्स बेटर इन कोलैबोरेटिव ग्रुप्स। जब हम बच्चों को कई सारे काम समूह में करने के लिए देते हैं तो बच्चे बड़े लगन के साथ, इसके साथ सामाजिक सहयोग के साथ और एक दूसरी क्रॉटी चिंतन विचार आदि के साथ भी वो कामों को करते हैं। तो हम देखते हैं ए और सी और डी हमारा कहीं ना कहीं, सी तो हमारा गलत हो गया है, बी भी गलत हो, ए और डी हमारा सही है, यानी ऑप्शन 2 हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 90। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। तथ्यों का संग्रह, अक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है हमें, क्योंकि रोट लर्निंग पे और केवल जानकारियों पे नहीं बताना है, बल्कि हमें समझ विकसित पे आधारित अध्ययन कराना है। और पर्यावरण अध्ययन तो कहीं ना कहीं अवलोकन और प्रयोग से जुड़ा हुआ विषय है, तो अवलोकन और प्रयोग तो सही हो गया। और आस्किंग क्वेश्चन, जब वो पूछेंगे नहीं, प्रश्न पूछने के माहौल देंगे हम उन्हें, बच्चों को,
तभी तो उनमें और क्रियोसिटी होगी और जान। तो इसको हमें बढ़ावा देना, यानी अवलोकन, प्रयोग और प्रश्न पूछना। देखते हैं बी सी डी तीसरे के साथ हमारा मैच कर जाता है और ये श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। आप लोग बताइएगा कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी। धन्यवाद।